जल के साथ हाइड्रोजन आयन का संयोग। ठीक, तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं पिछले क्लास में, अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जल का सूत्र क्या होता है H2O, इसके साथ किसका संयोग करवाना है तो हाइड्रोजन। ठीक, एक चीज आप लोग ये बताइए कि H2O अपने आप में एक संतुष्ट अवस्था है कि आयनिक अवस्था है, संतुष्ट है। ठीक, H2O का मतलब जो है एक ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 2। इसको देखिए हम लोग, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, और हाइड्रोजन का 1, तो इसका 2 और 6, इसका 1 ही रहेगा। मतलब हमको होता है किससे, लास्ट वाले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और उसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो ऑक्सीजन लिखेंगे उसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 1 6। हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा। ठीक, 6 था इसके पास, एक इधर से साझा किया, कितना हो गया 7, एक इधर से किया, कितना हो गया 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। ठीक, ये बैलेंस हो गया। इसने भी साझा किया तो इसका क्या हो गया 2-2 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं H2O में जो है सबके जो बाह्यतम कोश है वो क्या है, पूर्ण है कि अपूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए। मतलब ये अस्थाई हो गया कि अस्थाई हो गया, अस्थाई। जब तक पूरा नहीं रहेगा, जैसे एक आदमी की जरूरत जब तक नहीं पूरी होगी तब तक क्या होगा, वो दाएं बाएं घूमेगा कैसे काम बन जाए हमारा, और जब जरूरत पूरी हो जाएगी तब वो बोलेगा अब तो काम हो गया, आप 70 वाला चढ़ा के सो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन का पूरा हो गया, साथ में हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, तो सबका पूरा हो गया, तो हर कोई खुश है, कोई डिस्टर्ब नहीं। अब एक चीज आप लोग सोचिए कि जैसे हम लोग पढ़े हैं NH3, ठीक है ना, एक नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इस पर कुछ भी नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं NH4 तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को अपने बाह्यतम कोश पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, तो 3। तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन 5 नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 था, 3 साझा किया, कितना हो गया 8, संतुष्ट हो गया। लेकिन अगर आप वहीं 5 था, 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9, तुरंत क्या आ जाएगा, एक प्लस। सेम कंडीशन इधर है, H2O अपने आप में क्या है, एक बैलेंस है, संतुलित है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसके साथ एक हाइड्रोजन और जोड़ेंगे तो H2O के बजाय क्या हो जाएगा H3O, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, एक प्लस। क्यों हो जाएगा, एग्जाम्पल आपके सामने स्पष्ट है, NH3 बैलेंस है, NH4 के ऊपर एक प्लस, ठीक ना। H2O बैलेंस है, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा H3O, ठीक ना। इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये जो है हमारा रिएक्शन बन जाएगा कि जब हाइड्रोजन आयन जल के साथ संयोग करता है या क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, H3O, एक पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। बात समझे, कोई दिक्कत। तो ये सब जो समझने के लिए था, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जल के साथ, लिखिएगा साथ में, जल के साथ हाइड्रोजन आयन संयोग करके
हाइड्रोनियम आयन सूत्र क्या हो जाएगा, H3O ऊपर एक प्लस चार्ज का निर्माण करता है। ठीक है, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको बैलेंस रूप से समझने के लिए संरचना सूत्र बना लीजिएगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा कि H3O पे एक प्लस आया का है। ठीक है ना, बात समझे, बनाइए फटाफट। देखिए आज हम यहाँ पर जो है अगली हेडिंग पढ़ रहे हैं कि अम्लों के भौतिक गुण का मतलब क्या होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, भौतिक गुण का मतलब जिसको एक आम आदमी पहचान सके उसको हम किस में काउंट करेंगे, भौतिक गुण। रासायनिक गुण और भौतिक गुण में यही अंतर होता है कि भौतिक गुण को जो ना आम आदमी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके बारे में जरा सा भी परिचित नहीं है, ठीक, उसको जरा सा भी जानकारी नहीं कि मतलब अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, कुछ नहीं, फिर भी जो है वो बता सके कि इसका स्वाद कैसा है, उसका रंग कैसा है, ठीक ना, उसका प्रभाव कैसा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक। ठीक, तो अम्ल जो होता है इसका नंबर 1 जो अगर बात करें स्वाद कैसा होता है तो खट्टा होता है, ठीक है ना। नंबर 2 यह जल में क्या होता है तो घुलनशील होता है, ठीक, मतलब डिजॉल्व होता है, घुल जाएगा, उसमें मिल जाएगा आराम से, है ना। अगला आता है यह संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब क्या होता है, हम लोग जो है पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए आपने कहीं पर लोहा रखा है, उस लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है ना, तो उस गुण को हम क्या कहेंगे, संक्षारक, ठीक है ना। वही लोहे पर जो जंग लगना उसी को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण। तो संक्षारण में क्या होता है कि जो वस्तु की क्वालिटी होती है, ठीक ना, संक्षारक में इसको संक्षारण लिख लेते हैं ना, संक्षारक रहने देते हैं। वस्तु की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, मतलब घट जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक ना। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कपड़ा हो गया, लोहा हो गया, कोई भी लकड़ी हो गया, ठीक, तो ये सब जो है अम्ल के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या उनकी जो गुणवत्ता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक। और लास्ट आता है हमारा कि यह नीला लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है तो लाल रंग में। बात समझे, कोई दिक्कत। तो ये जो है इसकी क्या है, विशेषता, ठीक। कुछ एसिड वगैरह ऐसे होते हैं ना कि प्लास्टिक को गला सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग सुनते होंगे तेजाब फेंक दिया गया शरीर पे, है ना, तो वहां पे क्या होता है, वो भी एसिड ही होता है। और एक आप लोग सुनते होंगे बैटरी का पानी, ये H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रबल अम्ल में क्या आता है, H2SO4। तो H2SO4 हमारा प्रबल अम्ल में आता है। तो बैटरियों में जो पड़ता है तेजाब, वो क्या होता है, H2SO4। अर्थात हम कह सकते हैं जो तेजाब होता है एक प्रकार का क्या होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, अम्ल होता है। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको जो है नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ बनाने से कोई मतलब नहीं। अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा। अनपढ़ आदमी बता सकता है कि नहीं बता सकता है, बता सकता है। ये जल में घुल जाएगा,
डालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जैसे आप जो हम नींबू डालते हैं ना, नींबू का जो रस होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल हुआ कि क्षार हुआ, अम्ल। आप जो है नींबू का जो रस होता है उसको पानी में मिलाने के बाद जो बता सकते हैं कि नींबू का रस कहाँ है, नहीं। तो घुलनशील हुआ कि नहीं हुआ, गल गया पूरा का पूरा, उसमें मिल गया, है ना। संक्षारक का मतलब क्या होता है, धातु मतलब जो भी पदार्थ होगा उसको नष्ट होने, उसका जो नष्ट होने वाला क्वालिटी होता है उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो जो चीज जो है ना नष्ट हो जाएगा अम्ल के प्रभाव में आकर, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कम हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अम्ल में जो है संक्षारण की क्वालिटी पाई जाती है, मतलब ये संक्षारक हो सकता है, ठीक। और यह नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो लाल रंग में। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। मिटाए इसको, जल्दी करो। अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, ठीक। तो अम्लों का जो रासायनिक गुण होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्लों का जो है हम धातु के साथ क्रिया करवा दें। अम्लों का धातु के साथ क्रिया या अभिक्रिया, ठीक। बात समझ। तो अम्ल में जो है हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए H2SO4, ठीक है ना, प्लस धातु ले लेते हैं ZnMgCa, जो कहिए वो ले ले। कौन सा, Zn, जस्ता। Zn मतलब जिंक या जस्ता। और H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना। तो यहाँ पर Zn चला जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ। तो Zn SO, अब इसको देखते हैं अब ये बैलेंस है कि नहीं है। Zn पे पाया जाता है 2+, Zn पे 2, यहाँ लिखते हैं, Zn पे पाया जाएगा 2+ और SO4 पे 2 माइनस, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, तिरछा गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Zn2 SO4 का होल 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा ZnSO4। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ZnSO4 में। अब यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक परिभाषा निकल कर आता है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए कुछ है नहीं इसमें। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है, ये जिंक क्या है, धातु है, ठीक है ना। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है ना। बात सुन जाइए। और मान लीजिए एक बात करवाते हैं, HCl प्लस Mg, है ना। Mg का मतलब मैग्नीशियम, और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक। अब यहाँ पर जो है Mg चला जाएगा किसके साथ? Cl। तो ये क्या बन जाएगा? MgCl2। कैसे बनेगा आपको पता है? Mg के ऊपर 2 प्लस, यही सिस्टम अप्लाई करेंगे। Mg के ऊपर 2 प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस। तो तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? MgCl2। ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है ना, ये हो जाएगा H2। बैलेंस करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर कितना है? 2। तो यहाँ 2 से गुणा। गुणा कर देंगे। ठीक। और मैग्नीशियम यहाँ पे कितना? 1 है, तो इधर 1 है। क्लोरीन 2 गुणे क्लोरीन का मतलब क्लोरीन 2, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2 है। तो हम कह सकते हैं दोनों केसेस में हमको एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस क्या होगा? जरूर बनेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अम्लों का धातु से क्रिया कराने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती। बात सुन नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई समस्या नहीं है ना? बनाइए इसको। परिभाषा लिखेंगे क्या? किसी धातु का किसी अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो इसको पूरा बना लीजिए आप लोग। अम्लों का धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको किस और नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक। अब कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, इसके ऊपर 2 माइनस, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा HCO3, इसके ऊपर 1 माइनस। क्यों? क्योंकि CO3 पे अगर 2 माइनस है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या पाया जाता है? 1 प्लस। तो 1 प्लस और 1 माइनस मिलके क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना माइनस बचा? 1। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना? तो हम पहले किसको अप्लाई करेंगे? धातु कार्बोनेट। ठीक। तो पहले हम अप्लाई करेंगे धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, यही ना? बात सुना रही ना? कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, धातु कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा, लिखते रहिएगा साथ में ही रिएक्शन, तभी समझ आएगा। जैसे मान लेते हैं हमने लिया धातु क्या? कैल्शियम। कैल्शियम पे क्या पाया जाता है? 2 प्लस, और कार्बोनेट पे 2 माइनस। 2 माइनस। इसके नीचे कितना लिखेंगे? 2। इसके नीचे 2। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। Ca का गुणा 2 से करें क्या हो जाएगा? Ca2। और CO3 है ना, इसका भी गुणा 2 से होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा C से भी गुणा है और O3 से, तो क्या होगा? ये CO3 का होल 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा? CaCO3। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या हो गया? धातु कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट में हमारा क्या आ गया? CaCO3 प्लस H2SO
4। ठीक है ना, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर जो है बनेगा हमारा क्या, Ca जाएगा किसके साथ, तो SO4 के साथ। क्लियर, ये हो जाएगा CaSO4। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। प्लस अब यहां पर CO3 जो है ये टूट जाएगा CO2 में। किसमें टूटेगा, CO2। अभी CO3 था ना, एक ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो इधर हाइड्रोजन अभी धरना बैठा हुआ है, ये बोला H2O। ठीक, बात समझ रही, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर जो है ये हमारा बन गया लवण या साल्ट, कैल्शियम सल्फेट का एक तरीके का लवण या साल्ट। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये H2O का मतलब जल। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की प्राप्ति होती है। सूत्र हमारा निकल गया ना, खुद ब खुद परिभाषा बन गई। जब कोई धात्विक कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। बात समझ आई ना, कोई दिक्कत, ठीक। कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं, ये NaCO3। देखिए हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, Na पे क्या पाया जाता है, एक, CO3 पे 2 माइनस, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2। मान के चलिए हमको समीकरण बनाने नहीं आता, ठीक है ना, तो देखिए बहुत आसानी से बनेगा। यहाँ इसके नीचे 2, इसका गुणा Na का गुणा 2 में करने क्या हो जाएगा, Na2, ये क्या हो जाएगा, Na2। CO3 का 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो CO3 रहने देंगे, Na2CO3 हो गया। प्लस अब की बार HCl कर देते हैं ना, HCl। ठीक, बात समझाई। अब यहाँ पे जो है Na चला जाएगा किसके साथ, तो Cl के साथ, NaCl हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है CO2 है ना, ये CO3 है ना, ये किस में टूटेगा, CO2 में, CO2। अब CO2 में टूटा तो अभी कितना ऑक्सीजन बचा, एक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, H2O। ठीक है ना, बात समझे। यहाँ पे बता रहा है हाइड्रोजन 1 है, उधर 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा कर दिए ना, तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया कि क्लोरीन कितना हो गया, 2। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अभी बता रहा है कि सोडियम भी 2 है और क्लोरीन भी कितना है, 2। तो सोडियम ऑलरेडी इधर 2 है और क्लोरीन इधर कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन देखिए कितना, 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, कितना, 3 ऑक्सीजन इधर है, सब बैलेंस है। बात समझ, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर ये फिर वही मामला आ गया कि एक तरह का ये क्या है, नमक है या लवण है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, जल है। बात समझ आई, कोई दिक्कत। तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि अगर हम किसी धात्विक कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की प्राप्ति होती है। बात समझ आई ना, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, किसी धात्विक कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराने पर, अम्ल से कराने पर लवण, कामा CO2 तथा H2O प्राप्त होता है।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो है हमारा एक परिभाषा निकल के आ गया खुद ब खुद। देखिए आपको अगर मान लीजिए रिएक्शन बनाना आ गया ना, करवाना आ गया रिएक्शन, तो आपके लिए परिभाषा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बना लीजिए इसको पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, CO3 माने कार्बोनेट, H माने हाइड्रोजन। चाहे आप इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर बाई कार्बोनेट, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, तो यहां पर जो है मान लेते हैं कोई धात्विक बाई कार्बोनेट है। क्या है? धात्विक बाई कार्बोनेट प्लस अम्ल, यही ना? जी। अब बाई कार्बोनेट में जो है धातु हम लोग ले लेते हैं क्या? क्या ले लें? Na ले लें, Mg ले लें, Ca ले लें, क्या लें? Mg ले लें, Mg हो गया। और CO3 में क्या, बाई कार्बोनेट में क्या हो जाएगा? HCO3। पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। Mg पे 2 प्लस और HCO3 पे 1 माइनस। इसके नीचे 2, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? Mg और HCO3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा होल। बात समझ आई? प्लस HCl। ठीक है ना? क्लियर? अब यहाँ पे Mg चला जाएगा किसके साथ? ये क्या हो जाएगा? MgCl2 प्लस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है CO3 कै बार है? 2 बार है। मतलब हर चीज कितना बार है? तो 2 बार है। ठीक, तो इसमें भी अगर मान लीजिए यहाँ पे H बचा हुआ है, यहाँ पे भी H बचा हुआ है, और इसमें भी ऑक्सीजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? H2O। लेकिन जब इसमें से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो बचेगा ये क्या? CO2। ठीक, ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O। अब ये हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है, कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन कितना है? 2 है। चलिए कोई बात नहीं, वहां से मामला नहीं समझ में आ रहा है कितने से गुणा करें कितने से भाग करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लोरीन कितना बता रहा है? 2। और यहाँ पर क्लोरीन कहाँ पे है? H के साथ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से। अब 2 से गुणा कर दिए तो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन 2 और इस हाइड्रोजन का 2 से गुणा, कितना हो गया? 2 2 4। तो हमको यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 से गुणा। 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 दूना 4। ठीक ना? अब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। 3 दूना 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 2 ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 4। अभी ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। कार्बन का भी 2 में गुणा है ना, तो कितना कार्बन हो गया? 2। यहाँ पे कितना कार्बन है? 1। यहाँ पे कितना है? तो क्या करेंगे हम? 2 से गुणा कर देंगे यहाँ। अब 2 गुणे ऑक्सीजन हो गया, मतलब 2 दूना 4 ऑक्सीजन। 2 गुणे 2 ऑक्सीजन माने 4 ऑक्सीजन, और 2 गुणे ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन, तो 4 2 6 बैलेंस हो गया ना। यहाँ पर 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 6। ऑक्सीजन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। कहीं पर कोई दिक्कत है? नहीं ना? ये हमारा जो बना, ये भी एक तरीके का क्या बना? साल्ट बना, लवण बना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल। मतलब घुमा फिरा के चाहे कार्बन से क्रिया कराइए चाहे बाई कार्बोनेट से, आपको जो है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ही प्राप्त हो। दूसरा रिएक्शन करवा लेते हैं, एक और Na का क्रिया करवा लेते हैं। ठीक है ना? Na और HCO3 होगा। ठीक, गुणा करवाएंगे तो वही मामला बनेगा कि Na पे 1 प्लस पाया जाता है, HCO3 पे 1 माइनस। तो 1 प्लस 1 माइनस मिलके कुछ बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। NaHCO3 हो जाएगा प्लस H2SO4। कोई दिक्कत?
Na चला जाएगा किसके साथ? SO4 के साथ। SO के साथ चला गया। यार SO के साथ जा रहा, बहुत पावरफुल आदमी है ना। ये क्या हो जाएगा? Na2SO4। तुरंत ये बोला एक काम करो, सोडियम यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ तुरंत गुणा मार दो, हो गया। अच्छा अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2। और ये CO3 है ना, तो इसमें से जो है एक ऑक्सीजन निकाल देंगे, क्या बचेगा? CO2। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है, प्लस हाइड्रोजन इधर भी बचा है, ठीक। अच्छा 2 से गुणा है तो ऑक्सीजन भी बढ़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? H2O या जल। तो मतलब सेम पोजीशन हमको यहाँ पे भी प्राप्त हुआ कि लवण प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ, मतलब सेम चीजें प्राप्त हो रही, कोई विशेष अंतर नहीं है। तो परिभाषा क्या बनेगा? बैलेंस तो है यार, Na2 है, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन 1 है ना, तो कार्बन यहाँ पे भी तो 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2। और अच्छा हाँ, हाइड्रोजन जो डिसबैलेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर 4, ठीक। और 4 इधर, कितना हो गया? 8। 4 4 3 7। यहाँ 2 से कीजिए। अच्छा यहाँ पे कार्बन कितना बता रहा है यार? 2 बता रहा है, 2 से गुणा है यहाँ है ना, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा मारेंगे, तब कार्बन बैलेंस होगा, ठीक। अब देखिए 2 दूना 4 1 4 2 6 4 ठीक। अब ये हो गया 2 3 या 6 4 ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बनेगी? धात्विक बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण कामा CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। तो मतलब चाहे आप कार्बोनेट से करवाइए या फिर बाइकार्बोनेट से, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। बना लीजिए इसको।